चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। Dear Lalamites, we'll welcome you all to yet another session of eBlast interviews. जैसा कि हम सब जानते हैं कि eBlast एक फोरम है सभी लालामाइट्स के पुराने टीचर्स, सीनियर्स और जूनियर्स को जोड़ने का। eBlast का हमारा स्लोगन है कनेक्टिंग लालामाइट्स। जैसा कि हम इतने दिनों से काफी सारे इंटरव्यूज करते आ रहे हैं, इसी कड़ी में आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं हमारे एल्मा मैटर के प्रेजेंट प्रिंसिपल डॉक्टर आरसी गुप्ता सर का। Sir does not need any introduction as he is a very well-known face in medical fraternity. He is a very respected teacher, a successful ophthalmologist, and a very dynamic administrator. We welcome you, sir. Thank you, Shobha. मेरी तरफ से भी नमस्कार सर। Thank you so much, Nitin. इस इंटरव्यू को और मजेदार बनाने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं 98 बैच से डॉक्टर नितिन भट्ट और मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर पारुल सिंह। शी इज फैकल्टी इन ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट जीएसवीएम कानपुर। हेलो एवरीवन, सर नमस्कार। हेलो श्वेता, हेलो नितिन। हेलो मैम। पारुल मैम, आपने सर के साथ जीएसवीएम में भी काफी काम किया है, तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ बताएं सर के बारे में। बिल्कुल, थैंक यू एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू 98 बैच एंड टू बोथ ऑफ यू स्पेशली टू ब्रिंग मी एंड सर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि सर के साथ जुड़ना भी एक अचीवमेंट है और हमेशा सर से मिलना, सर के साथ कहीं भी साथ में आना, इट्स समथिंग व्हिच आई फाइंड माई सेल्फ लकी। तो सर के साथ, सर को मैं जानती हूँ 2004 से। इनफैक्ट मेरा ऑप्थेल्मोलॉजी का पहला स्टेप, पहली सर्जरी, पहला सूचर मुझे सर ने लगवाया था। तब आई वाज नॉट इन मेडिकल कॉलेज, बट सर से मेरी मुलाकात एक और हॉस्पिटल में हुई थी, तो सर को मैं तब से जानती हूँ। उसके बाद सर से थोड़ा बहुत मिलना जुलना होता रहा और फाइनली मुझे मौका मिला सर के साथ सीखने का, काम करने का, जब मैंने जीएसवीएम में अपनी पीजी के बाद एसआरशिप ज्वाइन की। बहुत सीखा सर से, सिर्फ ऑप्थेल्मोलॉजी में ही नहीं सीखा, इनफैक्ट सर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सर इज अ गुड टीचर एंड मोर देन अ गुड टीचर, ही इज अ ग्रेट मेंटर। सो ही टेल्स यू नो हाउ टू गो थ्रू लाइफ। और उसके बाद मैं फैकल्टी बनी, फिर सर के साथ काम करने का मौका मिला और फिर उसके बाद तो सर मेरठ आ गए तुम लोग के साथ। सो दैट इज माई जर्नी विद हिम। और एक मैं बहुत छोटा, एक मजेदार सा किस्सा बताना चाहती हूँ विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, पर सर को याद आएगा कि जब सर ने अपना कमीशन का इंटरव्यू दिया फॉर प्रिंसिपलशिप और सर को मैंने कांग्रेचुलेट करने के लिए फोन किया। दुख तो था कि सर चले जाएंगे, हमारे जुड़ी थे एंड सर विल मूव ऑन, बट ठीक है, आई कांग्रेचुलेटेड हिम। तो सर ने कहा कि, तो मैंने सर को ऐसे ही, आई मीन इट वाज थोड़ी हिमाकत की मैंने, पर मैंने सर को फोन पे बोला कि सर आप मेरठ मेडिकल कॉलेज जाइएगा। तो सर ने कहा कि मेरठ क्यों? मैंने कहा सर क्योंकि वो मेरा कॉलेज है। तो आप मेरठ जाइएगा। तो सर ने कहा चलो देखते हैं पारुल। एंड उसके बाद जब सर ने ज्वाइन कर, सर का सब फाइनल हो गया, सर ने मुझे कॉल बैक किया कि पारुल लो, तुम्हारी बात सच हो गई, मैं मेरठ ही जा रहा हूँ प्रिंसिपल के। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो सर हम शुरू करते हैं और आपकी मैम इससे पहले हम ये शुरू करें, मैं एक छोटा सा एक शेर पढ़ता हूँ जो आई थिंक बिल्कुल फिट बैठता है यहाँ पे। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम ही बनाए हैं, जिन्हें बनाया है वो आज हमारी महफिल में आए। वाह वाह, बहुत अच्छा। वाह, क्या बात है, तालियां। तो शुरू करते हैं पारुल मैम। पहला सवाल आपकी तरफ से। जी सर, आई नो यू हैव बीन टू लॉट ऑफ प्लेसेस फॉर वर्क अदरवाइज, तो आप हमें अपनी जर्नी बताइए एज अ डॉक्टर, एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एज अ पर्सन, आप कहाँ से होके गुजरे हैं? ये तो बहुत लंबी कहानी है, ये करेंगे तो कई दिन लग जाएंगे, है ना? तो शॉर्ट में बता दीजिए। Actually, I born in a village near Lucknow, and I did my primary schooling and secondary schooling there. This place called Mohanlalganj near SEPGI. So I was born there in a very small village, and your surprise may be that village got connected with the electricity after my marriage.
in 87. So that time when we were in the school, we were not having the facility of even the light. क्या So बात है that सर, was आपकी शादी होते ही जो है बिजली आ गई। बिजली आ गई, ये बात सही है। और ये डॉक्टर श्वेता और डॉक्टर पारुल बताएंगी कि वाकई जो है अगर भाई हमारी वाइफ स्कूलिंग था बोला जाएगा कि लाइट तभी आई। ये बात सही है और मैडम ने ये बात कई बार बताई है, ये बात बिल्कुल सही। हाँ, तो ये हुआ। फिर उसके बाद फिर हमने MBBS और MS हमने किया इलाहाबाद से, और वहीं पे हमने 2.5 साल सीनियर रेजिडेंसी की। एंड ऑप्थेलॉजी इज एक्चुअली माय पैशन। स्पेशली मैं तो हमेशा हर लेक्चर में अपने भी बोलता हूँ कि मुझे कभी चांस मिले कि मैं दोबारा मुझे इंसान बनने का मौका मिले, डॉक्टर बनने का मौका मिले, तो मैं फिर ऑप्थेलॉजिस्ट ही बनना चाहूंगा और ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन ही बनना चाहूँगा। I started my ऑक्यूलोप्लास्टी। ऐसे कम ही लोग होंगे शायद मेरे जैसे भाग्यशाली कि जिन्होंने की अपनी जो सुपर स्पेशलिटी है, सब स्पेशलिटी है, वो ड्यूरिंग MS डिसाइड कर ली थी। आई स्टार्टेड माई ऑक्यूलोप्लास्टी इन 89 और 89 से मैं ऑक्यूलोप्लास्टी में कंटिन्यूअस हूँ। एंड आई रियली एंजॉय इट, आई रियली चेरिश ऑक्यूलोप्लास्टी। और उसके बाद से फिर मैं वहीं पे सीनियर रहा। सीनियर के बाद फिर मैं लेक्चर हो गया मेडिकल कॉलेज MGI में वर्धा सेवाग्राम। तो वहाँ पे मैं सेवाग्राम में रहा करीब 8 years। During 8 years, 2 years I went on deputation to a foreign assignment in Libya. Then I came back and I worked as a reader there. उसके बाद फिर मैं ये हुआ कि बहुत लगा ना कि अब वो वर्धा ऐसी जगह है जहाँ पे कि आप पूरी जिंदगी नहीं काट सकते। थोड़ा वर्धा का जो हमारा पीरियड था वो अर्ली एज में चले गए। एक्चुअली वहाँ पे बुढ़ापे में जाना चाहिए, जैसे अब जाते हैं तो हम साथ वापस नहीं जाते। तो मुझे लगा कि अब शायद यहाँ पे पूरी जिंदगी काटना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे ना प्रैक्टिस थी ना पैसे थे, पर जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत था लेकिन बाकी चीजें नहीं थी। लेकिन जिंदगी में आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। देन आई रिजाइंड इन 2001 नवंबर में, और रिजाइन करके मैं फिर कानपुर प्रैक्टिस करने आ गया। तो कानपुर में प्रैक्टिस की 4.5 साल। देन एक दिन अचानक देखा एक न्यूज़पेपर में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट निकली हुई थी यूपी कंपेबिलिटी कमीशन में, उसको मैंने अप्लाई कर दिया। जब वहाँ इंटरव्यू देने गया तो मैं अकेला कैंडिडेट था, क्योंकि एक ही पोस्ट थी और एक ही कैंडिडेट। तो मैं पता नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बहुत काबिल था या नहीं था, मेरा सिलेक्शन हुआ क्योंकि एक ही पोस्ट थी तो ज्यादा चॉइस नहीं थी। एक ही चॉइस थी, या तो सिलेक्ट करें या लिख दें कैंडिडेट नॉट। तो एनीवे आई जॉइंड देयर, और फिर 2006 में मैंने दोबारा फिर एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन किया मैंने कानपुर मेडिकल कॉलेज में, और फिर वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैं अपने जो हमारा कैरियर है उसमें उसके कई फेजेस हैं। उसमें एक फेज तो इम्पोर्टेंट फेज है हमारे हाई इंटर में हुआ था, मतलब स्कूलिंग का, जो कि मोहनलालगंज में हुई। दूसरा फेज हमारा मेडिकल एजुकेशन का है, जो हमारा इलाहाबाद में हुआ। और बाई चांस आप सब लोग देख रहे होंगे कि उस समय के टीचर्स वाकई टीचर्स थे जिनको कि एक्चुअली रोल मॉडल थे, उनको जो है फॉलो करने का, उनको उनके चीजों को सीखने का मन करता था, उनको प्रीच करने का मन करता था। उसी समय जो है ड्यूरिंग माई MBBS एंड MS टाइम एक मन था कि मुझे प्रोफेसर बनना पड़ेगा। उसके बाद मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली। आई गॉट सेलेक्टेड इन भेल और कई जगह पे और अच्छी जगह पे जहाँ पे कि बहुत अच्छी सैलरीज थी, बट वो दिमाग में बसा हुआ था कि मुझे प्रोफेसर ही बनना है। तो फिर मैं मेडिकल में ही कंटिन्यू किया। मैंने सेवाग्राम में कंटिन्यू किया, सेवाग्राम जैसी जगह में जहाँ पे कि केवल 5,000 रुपये मिलते थे 93 मुझे नहीं, जबकि मैं जब सीनियर जन था तो मुझे 6,700 रुपये मिलते थे, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, है ना। उस समय मुझे सीनियर मेडिकल ऑफिसर का असाइनमेंट मुझे मिल रहा था भेल, बट आई डिड नॉट ज्वाइन इट बिकॉज ऑफ माई पैशन इन टीचिंग। इस तरह करके फिर मैं मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हुए, फिर हेड हुए, फिर प्रोफेसर हुए, फिर वहाँ पे SIC शिप में दी गई। एक टाइम में बताऊँ, मैं जब मेडिकल कॉलेज जब मैं प्रिंसिपल सेलेक्ट हुआ, उससे पहले मेरे पास मेडिकल कॉलेज के 16 चार्जेस थे, मतलब 16 का चार्जेस का मैं प्रभारी था। तो लोग कहते थे तुम कैसे करते हो भाई, तो हमने कहा जब प्रिंसिपल पूरे कॉलेज के प्रभारी होता है तब कर लेता, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे, नहीं कुछ तो चार्जेस है प्रिंसिपल ने दूसरे दिए हुए। तो इस तरह से करके किया, फिर उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे एंड आई वाज वेरी ब्लेस्ड कि हमारे जो स्टूडेंट थे दे वर लविंग मी लॉट। मेरी फैकल्टी जो थी हमारे साथ जिसने काम किया, कानपुर में भी मुझे बहुत लोगों ने प्यार दिया। जब मेडिकल कॉलेज में नहीं था
तभी मैं आईएमए में सारी पोस्ट में मैं रह चुका हूँ, कोई ऐसी पोस्ट आईएमए की बची नहीं जिसमें मैं ना रहा हूँ। इस तरह से ऑप्थेल्मिक सोसाइटी में इसी तरह रहा। मुझे सौभाग्य मिला कानपुर ऑप्थेल्मिक सोसाइटी को फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ कानपुर ऑप्थेल्मिक सोसाइटी, तो वो मैंने किया। फिर उसका यूपी में मुझे लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो लाइक दिस यहाँ पे भी आए, और मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि ललितारम को, मेरी इच्छा है ये कि ललितारम को नंबर 1 पे बना के मैं जाऊँ। जब मैं यहाँ से जब भी जाऊँ तो मुझे ललितारम को जितनी ऊंचाई तक ले जा सकता हूँ उतनी ऊंचाई तक ले जाता हूँ। और मुझे इसमें सारी फैकल्टी सपोर्ट मिलता है, स्टूडेंट सपोर्ट मिलता है। मुझे लगता है कि लोगों में कैपेबिलिटी है, शायद उनको ठीक से लीडरशिप नहीं मिली, एंड दैट लीडरशिप आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड। क्या बात है सर, मतलब मोहनलालगंज से LLRM तक का जबरदस्त जो है सफर। और इस सफर को सर और मजेदार बनाने के लिए आपके पास अगला सवाल लेके आ रही है श्वेता, जो बहुत मजेदार सवाल है और हम लोग सुनना चाहेंगे इस सवाल का जवाब। पहली बार प्रिंसिपल बन के यहाँ आए, तो आपकी कोई खास मेमोरी जो आप हमसे शेयर करना चाहें? फर्स्ट टाइम के तो नहीं कहूँगा मैं, सेकंड टाइम के मैं जरूर कहूँगा ना। फर्स्ट टाइम तो ऐसा था कि जब मैं आया था तो डॉक्टर गर्ग वॉज प्रिंसिपल, और मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि डॉक्टर गर्ग ने मतलब बिल्कुल ऐसे हमको वेलकम किया जैसे नॉर्मली रिस्पेक्ट होता है। रिस्पेक्ट थोड़ा लोगों को ये ऐसा माना जाता है कि भाई एक प्रिंसिपल जब आता है दूसरा प्रिंसिपल आता है, स्पेशली अगर जूनियर नहीं तो उसको लगता है कि थोड़ा खराब लगेगा। लेकिन डॉक्टर गर्ग ने वाकई इतना जो है मतलब होल हार्टेडली हमको सपोर्ट किया। और नेक्स्ट डे हमारी मीटिंग थी लखनऊ में, मतलब हमने 20 को ज्वाइन किया है और 21 को वहाँ पे लखनऊ मीटिंग थी, और हम दोनों साथ साथ गए, एक ही कमरे में टिके वहाँ पे। तो वो डॉक्टर गर्ग की जो याद है कि मतलब जो उनका जो गेस्चर है, दैट रियली इज कमेंट। और फिर उसी दिन मैंने ज्वाइन किया था, उसी दिन मैंने सबसे पहले एक फैकल्टी मीटिंग करी थी। नहीं, आई थिंक ये भी बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है। बहुत अच्छा था सर। हाँ, जिस दिन ज्वाइन किया था उसी दिन मैंने सारी फैकल्टी मीटिंग करी थी, और उस दिन मैंने बताया था कि भाई मैं ये चाहता हूँ, है ना, मैं भी आ गया हूँ, तो आप जैसा भी है आपको तो मुझे झेलना ही पड़ेगा, मैं जैसा है ना। और आप जो है मैंने मीटिंग करके मैंने बताई थी अपनी एक्सपेक्टेशन की। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि सब लोग अभी तक जो कुछ हुआ उसको सब भूल जाइए, मुझे नहीं पता अच्छा हुआ खराब हुआ जो भी है। और मेरा किसी के लिए कुछ, क्योंकि मैं चांस की बात है कि LLRM इसके पहले मैं कभी एज एग्जामिनर भी नहीं आया था, मतलब पहली बार LLRM में एज ए प्रिंसिपल ही मैंने इंटर किया है। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरा कोई इंप्रेशन किसी बारे में नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं शायद जस्टिस ज्यादा कर पाऊंगा। मेरे पास किसी कोई इंप्रेशन नहीं, इसलिए मैं कोई भी जजमेंटल या बायस नहीं हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो और मेरी एक्सपेक्टेशन वो ये दिस वाज द फर्स्ट। सेकंड टाइम में जब आया हूँ यहाँ पे अभी 2020 में अक्टूबर में, मुझे लगता है कि वैसी वो तो मेमोरी ऐसी है कि जबकि कोई भी आदमी भावुक हो जाएगा, गेट से लेकर के और प्रिंसिपल ऑफिस तक मुझे बिल्कुल फूलों पे लाया गया यहाँ पर। मतलब आई वाज फुल, आई वाज laden with flowers with all categories including the faculty, the residents। जबकि रेजिडेंट और स्टूडेंट का तो होता ना, जब भी मौका मिल जाता है प्रिंसिपल हटाओ, नहीं तो मतलब ऐसा है ना, नॉर्मली नहीं होता है। सर आपके जैसे प्रिंसिपल को कोई नहीं हटाना चाहता, तो क्योंकि मैं जो है हमसे पूछिए हम कितना याद करते हैं आपको कानपुर में। क्योंकि हमको याद है कि जब हम लोग जब थे रेजिडेंसी में थे, रेस्टोरेंट में थे, इंटर्न में हमने 70 दिन की स्ट्राइक की जब ये रेजिडेंसी स्कीम आई है। हमारी 3 महीने की इंटर्नशिप एक्सटेंड हो गई थी, और उस समय से लेकर के और जब तक हम वहाँ रहे तब तक हमने यही देखा कि जब भी 6 महीने बाद जब लड़कों को छुट्टी मन करता तो कहते प्रिंसिपल हटाओ। तो मतलब लाइक दिस, तो ये जो है इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। मैंने ऐसा तो कभी किसी के लिए नहीं देखा। तो वो मैंने महसूस किया कि सभी लोगों ने मतलब वहां से लेकर के आया था, मतलब जैसे ब्राइड होती है ना, जैसे आगे जब चलती तो उसके आगे फूल डालते हैं, मतलब besides that the flowers which were on my neck, तो वो एक बहुत बड़ी चीज थी। and I think I am indebted with these people, and मेरी ड्यूटी और बढ़ जाती है कि मैं सबके लिए और अच्छा करूं, इस कॉलेज के लिए अच्छा करूं। क्या बात है सर, क्या बात है। वाकई हाँ बिल्कुल श्वेता। हाँ सर, जब प्रिंसिपल बन के आए उन्होंने फैकल्टी मीट की, सबसे नाम पूछा, और जब हम अगली बार मिलने गए तो सर को सबका नाम पता होता था जब भी मिलते थे।
तो ये चीज कोई फैकल्टी भूलती नहीं है। सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट सर की इसीलिए है कि वो सबको इम्पोर्टेंस देते हैं, हर किसी को, स्टूडेंट्स हो या फैकल्टी हो। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी के आई लिए। थिंक ये क्वालिटी सर को एक बहुत उम्दा लीडर बनाती है, क्योंकि ये क्वालिटी अगर किसी हाँ, में है बिल्कुल। तो इट्स ए ग्रेट क्वालिटी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। श्वेता, पारुल मैम के पास बड़ा मजेदार सवाल है कंपैरिजन करने के लिए। देखते हैं हमारा LLRM जो है कहाँ पहुंचता है उस कंपैरिजन में। सर अगला सवाल आपसे ये है कि आप इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस में रह चुके हैं, पहले इलाहाबाद में पढ़े, फिर वर्धा गए, कानपुर, और अब मेरे प्रिय मेडिकल कॉलेज LLRM मेरठ में। तो आपको क्या लगता है LLRM बाकी मेडिकल कॉलेजेस के कंपैरिजन में क्या डिफरेंट है, क्या उसमें बेहतर है? हाउ वुड यू रेट LLRM विद अदर मेडिकल कॉलेज? LLRM के साथ सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है, देखिए एक हम लोग कहते हैं कि SWOT एनालिसिस हम लोग करते हैं, है ना। SWOT एनालिसिस हम लोग करते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना, क्या थ्रेट्स हैं। तो SWOT एनालिसिस हम लोग जब करते हैं LLRM, तो SWOT एनालिसिस मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, कैंपस बहुत अच्छा है। कैंपस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आई थिंक ऐसे इससे बढ़िया कैंपस कोई भी नहीं कह, क्योंकि मैंने सारे कॉलेज देखे हैं। मैं कहीं किसी जगह में एग्जाम लेने गया हूँ, किसी जगह में रहा हूँ, कह रहा हूँ, ब्यूटीफुल कैंपस। दूसरा जो बहुत स्ट्रांग यहाँ की वो चीज है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। क्योंकि हम जब कानपुर देखते हैं, कानपुर में बैठा, कानपुर इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, इतना सब चीजें है, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं कि अगर कोई आदमी वाकई इसको यूटिलाइज करना चाहे तो साल 2 साल अगर कोई खरीदारी ना हो तब भी ये कॉलेज सपोर्ट कर जाएगा। इतनी रिसोर्सेस इनके पास। सर कितना अच्छा मैंने आपको सजेस्ट किया था ना सर, मेरठ मेडिकल कॉलेज चले जाइए। नहीं, ऐसा है कि ऐसा है, उस समय मुझे लगा था ये सैक्रिफाइस है हमारा। हाँ, सी इज बिकमिंग लिटिल मोर सेल्फिश। नहीं, लेकिन देखिए ऐसा था कि चूंकि मुझे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे तो कहीं भी अच्छा, चूंकि मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि जिस दिन मैं प्रिंसिपल बनूंगा उस दिन मैं प्रैक्टिस बंद करूंगा, है ना। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि मैंने कहा था कि मैं जब भी प्रिंसिपल बनूंगा, हमसे जो शासन ने पूछा गया कि आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रमुख सचिव ने पूछा हमसे कि आप प्रैक्टिस करते हैं, तो हमने कहा यस आई डू, है ना। तो उन्होंने कहा आप क्या विचार था, हमने कहा सर मैंने सोचा है कि जिस दिन मैं प्रिंसिपल ज्वाइन करूंगा उसमें प्रैक्टिस करूं, है ना। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि कोई आदमी कैसे ही एडमिट कर लिया कि हम प्रैक्टिस करें, है ना। तो क्योंकि देखिए हमको ये लगता है कि अगर कॉलेज का टाइम हम 1 मिनट भी काटते नहीं है, उसका कॉलेज को नुकसान नहीं करते हैं, सारे क्लासेस देते हैं, सब सारा काम करते हैं, तो शाम को उसके बाद भी अगर एनर्जी बचती है, कोई आदमी प्रैक्टिस करता है, तो इसमें क्या गलत नहीं। तो सरकार के लोग कम से कम सरकार को कम से कम कुछ इनकम टैक्स मिलेगा। नहीं, बिल्कुल सर, इनकम टैक्स को नुकसान कर रहे हैं, अपने एनपीए का नुकसान कर रहे हैं। नहीं, तो मेरा ये मेरा विचार था, तो मैंने उसमें कहा था कि मैं नहीं करता हूँ, अब मैं नहीं, और उसके बाद से मैंने आई केप्ट माय वर्ड्स एंड टिल डेट आई प्रैक्टिस। मजा आ गया सर आपका जवाब सुन के LLRM का। मतलब मैं तो जो है एकदम, वो कहते हैं ना कि गूज बम्स, इतने जो है मैं भी कितनी खुशी, एकदम खुशी। मुझे को तो लगता है कि कानपुर हमारा जो सैक्रिफाइस है कि हमने आपको जानने दिया, मेरा तो आज पूरा हो गया। आई एम फीलिंग सो गुड। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। श्वेता, जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हम सबकी जिंदगी में, हम सबकी लाइफ में मेरे ख्याल ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है। तो अगला सवाल सर के लिए आपकी तरफ से। सर हम जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ कि कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट, कोई ऐसी इवेंट जिससे आपकी दिशा और दशा दोनों बदल गई हो, ऐसी कोई इवेंट रही आपकी जिंदगी में? ऐसे कई टर्निंग पॉइंट है हमारी लाइफ में। एक पहला टर्निंग पॉइंट ये था कि आई वाज एक्चुअली ए मैथ स्टूडेंट। बेसिकली हमारी जो है मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट मेरे चॉइस के सब्जेक्ट थे, और ये तीनों सब्जेक्ट मुझे छोड़ने पड़े बिकॉज ऑफ माई फादर्स विश। मेरे फादर चाहते थे मैं डॉक्टर, ये मैंने तीनों चीजें छोड़ी उनके लिए, और फिर मैं डॉक्टर बना। तो एक तो वो चेंजिंग था कि अगर फादर नहीं चाहते तो मैं शायद आज यहाँ पे होता ही। ये तो बड़ा टर्निंग पॉइंट है सर। हाँ, हो सकता है मैं किसी IIT प्रोफेसर होता। नहीं तो उनका फायदा होता। बिल्कुल। तो एनीवेज, लेकिन वो ड्रीम हमारे बेटे ने पूरा किया, IIT बॉम्बे से करके उसने मेरा ड्रीम पूरा किया। ठीक है। सेकंड टर्निंग पॉइंट जो सबकी लाइफ में आता है, शादी। नहीं, वो उससे बड़ी लॉटरी कुछ होती नहीं जिंदगी में, है ना। और उसने मुझे करोड़पति बना दिया। सर वो लॉटरी किसी की लगती है और किसी की नहीं लगती है।
हाँ हाँ हाँ। किसी के बहुत पैसे ऐसा भी है। बर्बाद हो जाते हैं लॉटरी में। ऐसा है कि वो चांस की बात है, क्योंकि ऐसा था कि ये देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मेडिकल में आप रहते हैं तो एक अंदर से इच्छा रहती है भाई किसी बैच की लड़की मिल जाए, कोई जूनियर लड़की मिल जाए, है ना, ऐसा बहुत रहता है, बहुत कॉमन इच्छा है ये, है ना। लेकिन समहाउ ये इच्छा मेरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जो है समहाउ मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए थे, मुझे हाउसवाइफ चाहिए थी। तो फिर मैंने वो लालच छोड़ा। शायद दो कारण रहे होंगे, ये कारण मेरी इच्छा भी थी, या ये कह दो कि हो सकता है कि ये भी लोग कह सकते हैं, कई बार हमको लोग देख के कहते हैं कि भाई अंगूर खट्टे हैं, है ना। अरे सर, क्या बेबाकी से सर आपने जवाब दिया। मैं तो ये कहूंगा जो आपने पहली लाइन बोली थी ना कि भाई लोग सोचते हैं कि बैच की लड़की से जो है वो, हाँ। बट आपने उसका एक्सप्लेनेशन आगे अच्छा दे दिया, आप सेफ हो गए। हाँ। आज मैम इंटरव्यू देखेंगी तो आप सेफ हो गए। आपकी और मैम की बहुत ही स्वीट और बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री मैंने हमेशा देखी है, जब से भी मैं आप दोनों को जानती हूँ। अ वेरी यूनिक लव एंड रिस्पेक्ट इज ऑलवेज पैल्पेबल व्हेन यू बोथ आर अराउंड। और आपका बहुत ही डीप कनेक्ट है अपने दोनों बेटों के साथ। दैट्स ऑलवेज आई हैव फेल्ट जब भी आप बात करते हैं। तो हम ये सब जानना चाहते हैं कि आपका और मैम का और बच्चों के बारे में, अपने रिलेशनशिप का कुछ बताइए। मुंह में है वही सामने एक्शन दिखता है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि डबल फेस है, ट्रिपल फेस है, वैसा कुछ, है ना। और वैसे भी फैमिली में अगर ये चीजें होती हैं कि डबल फेस है, ट्रिपल फेस या जो भी कहता है कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और है, तो फिर बहुत बहुत तक चलती नहीं। तो वो एक चीज थी, शायद वही एक चीज ऐसी है। जैसे कई बार हम बच्चों से 15-15 दिन बात नहीं करते हैं, फोन बात नहीं होती, मेरी मैडम बात करती रहती। तो एक आध बार बच्चों से उन्होंने कहा कि पापा तुम तो तुम्हारी बात नहीं करते हैं, ये नहीं करते, तो और ये ऐसे करोगे तो आप बच्चों कैसे समझोगे। तो बच्चों ने कहा कि नहीं डोंट वरी, वी अंडरस्टैंड हिम बेटर देन यू। तो बच्चों का ये रहता है कि आप चिंता मत करो, हम उनको आपसे ज्यादा समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आई थिंक सभी जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं सबसे मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा ये चीज इस क्योंकि क्या था कि कैरियर हमेशा ये भी हमारा बहुत कुछ डायलॉग से पारुल ले भी जानती होगी, हम हमेशा कहते हैं कैरियर इज नॉट लाइफ, कैरियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। नहीं तो कैरियर को कभी लाइफ है ना। तो कभी भी ज्यादातर लोग हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो हम लोग कैरियर को लाइफ समझ लेते हैं, जो कि नहीं है ना। जब आप काम करिए तो काम करिए, जब आप काम से हट जाइए तो आप तो फिर मौज करिए। आई थिंक 98 बैच बहुत लकी है कि हमारे जो है सिल्वर जुबली के टाइम में सर जो है कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। तो मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सर इज वेरी अप्रोचेबल, और जो है हम लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। ही इज सच अ सिंपल पर्सन एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो दूसरों को बिल्कुल भी मतलब मना नहीं करते, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते, पूरा फ्रीडम देते हैं। नहीं बिल्कुल, दैट इज अ ग्रेट थिंग अबाउट हिम। और ये डिफरेंट सवाल है जो कि मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आजकल के टाइम के लिए। तो श्वेता लेके आ रही है इस सवाल को। श्वेता, अगला सवाल। सर, वी वुड लाइक टू आस्क व्हाट आर योर ड्रीम्स फॉर मेडिकल एजुकेशन? क्या सपने हैं आपके आगे मेडिकल एजुकेशन को लेकर? शायद आपसे डिस्कस नहीं हुआ, डॉक्टर सीमा जैन से मेरी डिस्कशन हुआ है इस बारे में। और मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, एक जगह 2 जगह मैंने प्रेजेंट भी किया है। अभी एक फोरम था हमारा, फोरम ऑफ ऑप्थेल्मिक टीचर्स ऑफ इंडिया। एक हमारी संस्था है, सोसाइटी है, जिसमें कि ऑप्थेल्मिक टीचर्स हैं। और उसमें हमने जो है वहाँ पे उनको बुलाया था, एनएमसी के जो मेंबर हैं उनको भी बुलाया था वहाँ पे। बेसिकली हमारा ये उसमें उद्देश्य है कि हम लोग जो है जो भी चीज़ें यहाँ पे करें वो एनएमसी के लोगों को द्वारा उनको एक्सेप्ट किया जाए ना किया जाए, लेकिन कम से कम सुने हमारी बात और उस पर थॉट दें कि वेदर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। तो उसमें जो है जो मेरा उसमें मेन वो है, मेरा जो टॉपिक था इस बार का वो ये था कि हमारा जो करिकुलम चल रहा है उसमें व्हाट आर द थिंग्स व्हिच कैन मतलब व्हिच मे बी डिलीटेड, they may be deleted, or which or other things which are the things are important which can be incorporated. तो अभी जो है जो हमारा करिकुलम अभी चल रहा है मेडिकल एजुकेशन का, जो एनएमसी ने किया है वो काफी अच्छा है। जो हमारा एडकॉम है काफी अच्छा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसमें जो है जो सबसे बड़ी जो फ्लॉ है, सबसे बड़ा फ्लॉ है वो ये है कि जो गवर्नमेंट का विजन था
कि नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस को बढ़ाना है, क्योंकि हमें मेडिकल ग्रेजुएट्स बढ़ाने हैं, उसके चक्कर में उसकी जो प्रैक्टिकलिटी थी वो उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए आपने एडकॉम जो बनाया वो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उसके लिए जो टीचर्स की रिक्वायरमेंट थी वो आपने इतनी कम कर दिया कि एक्चुअली अगर एडकॉम को वर्बिटम अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो यू नीड एटलीस्ट 3 times टीचर व्हाट एनएमसी इज नहीं, क्योंकि वहां पे ग्रुप टीचिंग है, छोटे छोटे वो है, स्किल डेवलपमेंट है, तो साथ में वो इवेल्युएशन है, आपके टर्मिनल्स बढ़ गए हैं, तो उसमें और आपने जो मेडिकल टीचर्स की रिक्वायरमेंट है वो आपने कम कर दी, जो कि बिल्कुल पैराडॉक्सिकल, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एक्चुअली केवल जो है ये करिकुलम अच्छा बनाया गया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन जो लिए उसमें प्रैक्टिकल का ध्यान नहीं दिया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा जो है, जो टीचर्स को रिटेन करने का एक जो मैकेनिज्म सरकार ने डेवलप नहीं करी, क्योंकि अभी जो है जो रिसेंट में मतलब ठीक है, मतलब आई एम आल्सो पार्ट ऑफ इट, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन में है, वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसमें जो है अभी जो किया गया है कि जो मेडिकल टीचर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अभी कोई बहुत इफेक्टिव पॉलिसी हमारे पास नहीं आई। क्यों? क्योंकि मेडिकल टीचर्स के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और आज की तारीख में जो कमीशन से हमारे यहाँ सिलेक्ट होकर आ रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग 40 to 50%, मतलब कमीशन इतना लंबा टाइम लेता है अपनी प्रोसेस पूरा करने के लिए, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें 50% लोग ज्वाइन करते हैं, 50% लोग नहीं करते हैं। इट इज ए बिग वरी फॉर द मेडिकल एजुकेशन। तो एक ये है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि हमारी समझ से वर्ल्ड वाइज है, इसको सब जगह के लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ जो जीनियस है एक्चुअली जिनको आना चाहिए मेडिकल प्रोफेशन, क्योंकि अगर जीनियस नहीं आएंगे, शार्प लोग इसमें नहीं आएंगे, तो हमारी मेडिकल प्रोफेशन की क्वालिटी गिर जाएगी, जो कि पब्लिक के लिए किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, समाज सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं, और वो आना बंद हो गए। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉन्ग प्रोफेशनल लॉन्ग कैरियर, और उससे 1/3 टाइम में लोग उससे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी पोजीशन है। तो इसलिए बच्चे जो है वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, अच्छे बच्चे नहीं आ रहे हैं। नहीं मतलब जो मेरा बड़ा बेटा इसका एग्जांपल है कि बड़ा बेटा हमारा बोला भाई मैं इतने दिन तक तो नहीं पढ़ सकता, एंड ही गॉट इनटू आईआईटी, और आज की तारीख में वो जहाँ पे है उसके मतलब उसके 1/10 भी हम नहीं आज की तारीख नहीं। तो दिस इज व्हाट द सिनेरियो इज। तो उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना चाहिए कि इसको कम किया जाए। तो उसके लिए मैंने सजेस्ट किया कि मेडिकल एजुकेशन में एक जो है आपको एक बहुत रेडिकल चेंज करना चाहिए। रेडिकल चेंज ये होना चाहिए कि हमारी समझ जैसे अब स्पेशली और सुपर स्पेशलिटी का जमाना है, तो अगर डॉक्टर नितिन साइकेट्रिस्ट हैं तो इनको ऑर्थोपेडिक्स क्यों पढ़ाई जा रही है? 6 महीने 8 महीने क्यों पढ़ाई जाती है? साल भर क्यों पढ़ाई जाती है? नहीं, इनको ऑर्थोपेडिक्स क्या संबंध, क्या मतलब? हम ऑप्थोलॉजिस्ट हैं, हमको नी जॉइंट क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो इसके लिए तरीका ये है कि इस ड्यूरेशन को शॉर्ट करना चाहिए, और शॉर्ट करने का फार्मूला भी मैंने बताया कि शॉर्ट करने का फार्मूला ये है कि 2 साल तक आप बेसिक साइंसेस पढ़ाइए, फिर 1 साल की इंटर्नशिप करिए, और इंटर्नशिप जो है वो उसमें आप बिल्कुल मेंटर बना दीजिए कि मतलब इन 5 बच्चों का या 4 बच्चों का जो इवैल्यूएशन है वो ये टीचर करेगा, और उन सारे जो इंटर्नी बच्चे 1 साल तक उनका इवैल्यूएशन करिए, उनके एप्टीट्यूड देखिए कि क्या वो करना चाहते हैं। उसके बाद फिर जो एप्टीट्यूड जिस पे हो उस सब्जेक्ट में उसको डाल के उसको 3 साल में बना दिए, 3 साल में आप मतलब हमारे पास इसकी कोई जरूरत नहीं, स्पेसिस निकाल दीजिए। 6 साल में अगर बच्चा निकल जाएगा बन के, आपकी जो कमी है, ये जो आपका जो ये जो क्या कहते हैं जो हैरेसमेंट है कि आप पहले नीट दीजिए, फिर ये पीजी नीट दीजिए, फिर नीट दीजिए, खत्म हो जाएगा। और जो लोग जरूरत होंगे, जो इच्छुक होंगे, उसके बाद वो 3 साल अपनी तैयारी करके सुपरस्पेशलिटी करेंगे। और अदरवाइज जो हमारी नेशन की जो नीड है वो 6 साल में पूरी हो जाती है, और जो 10 साल या 12 साल लगता है उसको आप 6 साल कर सकते हैं, और अच्छे बच्चे इसमें आना शुरू। This is my vision for the नहीं बढ़िया सर, ये this is very बहुत बढ़िया विजन, गुड विजन, और मेरे ख्याल इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है काम करना चाहिए, वेरी प्रैक्टिकल। मैम अगला सवाल हम सर से जो है चाहेंगे कि अगर ये सर जो है इस सवाल का जवाब दें तो आई थिंक जो आज की जनरेशन है उसका कुछ फायदा हो। हाँ नितिन सर, हम आपसे नेक्स्ट सवाल ये पूछना चाहते हैं, वी ऑल नो यू सच अ वाइज पर्सन, और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है आपकी लाइफ के लिए, तो आप क्या विजडम देना चाहते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को या हम सब डॉक्टर्स को इस फोरम के माध्यम से?
देखिए, ऐसा है कि मेरा तो हमेशा एक ही रहता है, डॉक्टर्स के लिए कम्युनिटी इन जनरल मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर जो बन गया वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता, ठीक है, और एट द सेम टाइम डॉक्टर कभी अमीर नहीं हो सकता है ना। अमीर का मतलब ये है कि मैं मानता हूँ कि जिस सिटी में वो रहता है उस सिटी के ऊपर के 10 तभी हम उसको भी मानते हैं, है ना। टॉप 10 में अगर वो अमीर में नहीं है तो नहीं मानते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि डॉक्टर्स की गिनती कभी भी पैसे वालों की नहीं जाती। कोई सोसाइटी, कोई समाज आज तक, मतलब चाहे अमेरिका हो चाहे कोई जगह ऑस्ट्रेलिया हो, किसी ने डॉक्टर की गिनती पैसे में नहीं करी, पैसे वालों में नहीं की। इसलिए पैसे के पीछे भागना बंद कर दें। वो एक जो चीज है जो इंपॉर्टेंट है, जो गरीब कभी कोई नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ, गरीब कोई डॉक्टर नहीं हो सकता, ठीक है, अगर आप काम करते रहते हैं गरीब नहीं होगा। दूसरा जो है, जो आपकी रिकग्निशन होती है वो इससे होती है कि आपके पास आपने कितना आपने अच्छे से काम किया, कितना एथिकल काम किया है, कितने लोगों को आपने मदद की है, कितने लोगों के साथ आपने अच्छे से व्यवहार किया है, और कितने आपके पास अवार्ड हैं, कितना आपको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है। इसके लिए आप बहुत आसानी से चीजें अचीव कर सकते हैं, और जो अमीरी है वो अचीव नहीं कर सकते, अनअचीवेबल। क्यों डॉक्टर के लिए? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए मैं कोई अपोलो की बात करूं या कोई मैं वेदांता की बात करूं, तो मैं उसको डॉक्टर मानता नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री है, वो डॉक्टर बिजनेस है। इंडिविजुअल डॉक्टर बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल डॉक्टर कभी भी अमीर नहीं हो सकता। अमीर मतलब 1 2 लेकर के 10 की बात तो छोड़ो, 100 में भी आ जाए तो कोई मतलब कोई आ नहीं सकता किसी भी शहर। तो इसलिए इसलिए इसमें काम चाहिए जो टारगेट अचीवेबल है, और उसमें जो बिहेवियर है आपका, जो पेशेंट के साथ, उनके अटेंडेंट के साथ या समाज के साथ, जो एक सबसे आसान बात है, जो मैं श्वेता भी सुनते होते पक चुकी होगी, मैं हर बार ये बोलता हूँ कि जो है आपको एक चीज जिसमें कुछ नहीं लगता है, एक पैसा नहीं लगता, कि मरीज से आप ठीक से बात तो कर सकते हैं, अटेंडेंट से बात तो कर सकते हैं। वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारी समस्या हमारे डॉक्टरों में काफी लैकिंग होती चली जा रही है, और उसको हमको हर स्टेप पे उसको ठीक करना पड़ेगा। साथ में हमारा जो एथिकल वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग इसी तरह अनएथिकल जिस तरह चल रहा है सिस्टम चलता रहेगा तो हमारी मेडिकल फैकल्टी मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जो है हम सबसे ये कहेंगे, जो भी लोग इस प्रोफेशन में आते हैं ये सोच के आए कि उनको सम्मान के लिए आए हैं, अच्छी जिंदगी के लिए आए हैं। अच्छी जिंदगी जितने पैसे मिलते हैं उसमें मिल जाएगी, साथ में सम्मान आपके ऊपर है कि आप कितना सम्मान अचीव कर सकते हैं। दिस इज माय बिल्कुल वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर, वेरी एप्ट आंसर, वेरी नाइस। बढ़िया। चलिए सर, आप जो है इससे चलते हैं एकदम रॉकेट वाली स्पीड वाले क्वेश्चंस पे, जो कि बिल्कुल आपने सोचना नहीं है इन सवालों का, 1 वर्ड आंसर देना है सर, बिल्कुल सोचना नहीं है। जो दिमाग में पहला शब्द आए या जो दिमाग में पहला आंसर आए वो जवाब देना आपने। ऐसा सोचने की दिमाग चाहिए, दिमाग हमारे पास है नहीं। ओके सर, शुरू करते हैं सर। ऐसा है, जो स्टूडियस लोग होते हैं, हम तो स्टूडियस है नहीं, हम पारुल जानती है हम स्टूडियस नहीं। सर इन सवालों में स्टूडियस होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत एक्सटेम्पोर हैं, वो ये एकदम मजेदार सवाल है। तो सर मैं शुरू करता हूँ, धड़ाधड़ सवाल आएंगे आपकी तरफ। पहला सवाल, जब आप खुश होते हैं तो पहला क्या शब्द आपके दिमाग में आता है? खुश रहो, और क्या, खुश रहने पे कुछ अच्छा लगता है कि खूब तेज से हंसे। अच्छा, आप जब गुस्सा होते हैं तो आप जो है क्या बोलते हैं? गुस्सा में जो है, जो गले के ऊपर से होता हूँ, नीचे से नहीं होता हूँ। ओके। अच्छा सर, LLRM में आपके जो कुलीग हैं, जो टीचिंग फैकल्टी में, उसमें सबसे ज्यादा मजाकिया जो है कौन जो है कुलीग है? मजाकिया जो जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो। ऐसा तो कोई खास कोई नहीं है हमारे से। ओके। मतलब अब हमारे सामने नहीं, आप अपना नाम भी ले सकते हैं। नहीं, हमारे सामने अपना नाम भी ले सकते हैं कि मैं हूँ सबसे। आप अपना नाम ले लीजिए। You can be the most humorous person when you are around. नहीं, मैं तो सबके सामने कह सकता हूँ, इसलिए तो मैं तो हूँ, लेकिन बाकी लोग मेरे सामने हो सकता है कि वो संकोच करते होंगे। ओके सर, स्ट्रिक्ट कलीग फ्रॉम LLRM। जी ज्ञानेश्वर टॉप। ओके। पॉपुलर मेल एंड फीमेल कलीग इन LLRM। पॉपुलर
मेल में धीरज है ना, क्या मेल में धीरज और फीमेल में श्वेता। थैंक यू वाह सर की मजबूरी हो गई है, मेरे को पैनल में डाल के सर की मजबूरी हो गई। सर your favorite sport? बेसिकली मैं सभी स्पोर्ट्स पसंद करता हूँ, लेकिन अगर सब फेवरेट बोले तो क्या फेवरेट अगर बोले तो मैं कहूंगा क्रिकेट। ओके, फेवरेट मूवी? शोले एंड शराबी। क्या बात है सर। वाह फेवरेट अमिताभ सॉन्ग? बच्चन फैन हो गए। फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग बहुत सारे हैं, मैं नाम कैसे बताऊं सर सर। एक कोई ओल्ड सॉन्ग एक बता दीजिए एक बता दीजिए। सर, गुनगुना के बता दीजिए। गुनगुना के। चांद सी महबूबा गुनगुना के हो बता मेरी, दीजिए सर। ऐसा मैं हाँ वाह वो उतना गा नहीं पाता हूँ भी, तब मीटर हाँ, बंद करके आइए चली सर। जाऊंगी। ओके सर, योर हिडन टैलेंट? चांद सी मैम महबूबा को हो बुला मेरी, दें। चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैं कब सोचा था, है ना? मैंने हाँ, तुम सोचा बिल्कुल था। वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मुकेश, संग बाय सर, मैम मुकेश। को बुला देते अभी तो आप गा देते। हाँ, चलो जब आएंगी तब गा देंगे। ओके सर, योर हिडन टैलेंट, कोई हिडन टैलेंट जो आप बताना चाहें? हमारी समझ से तो कोई ऐसा खास टैलेंट हमारे में है नहीं, है ना? कोई खास कोई टैलेंट है नहीं, बट आई वांट टू, मतलब मेरा जो मन है वो यही है कि किसी मतलब जो भी हम करें वो अच्छे से करें और उसमें मुझे सक्सेस मिले, भगवान अभी तक करता रहे, कोई इसी दिक्कत नहीं। क्या बात है सर। योर फिलॉसफी ऑफ लाइफ इन वन वर्ड? वर्क विद ऑनेस्टी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर, योर Yeah. पर्सनालिटी स्टाइल इन वन वर्ड? सिंपल लिविंग एंड फॉरवर्ड थिंकिंग। क्या बात है वाह सर। बात है सर। आखिरी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, योर सेटलमेंट प्लेस इन फ्यूचर? कहाँ सेटल होना चाहते हैं आप फ्यूचर में? ये सीक्रेट है, भी बताऊंगा नहीं। ओपन हो जाएगी। ओके सर, ओके। सर, मैं ये सवाल हमेशा पूछती हूँ सर से, मैं ये सवाल हमेशा सर से पूछती हूँ, मुझे लगा था इस इंटरव्यू की वजह से ये बाहर आ जाएगा, लेकिन सर ने अभी भी सीक्रेट रखा है इसको। चलिए, अगला सवाल श्वेता लेके आ रही है, जो हमारा ये फोरम है उससे रिलेटेड। श्वेता, अगला सवाल। सर, हम चाहेंगे कि आप एक अपील करें इस मंच से हमारे सभी जो एलुमनाई हैं, जो टीचर्स हैं और जो करंट स्टूडेंट्स हैं, उन सब से कि इस ई ब्लास्ट से वो जुड़े। जो ये ई ब्लास्ट है हमारा, जो ऑनलाइन है ये, तो इससे सभी लोग जुड़े और अपने जो एलुमनाई लोग हैं वो कॉलेज के लिए कुछ करें इसके थ्रू, सभी लोग। दिस इज माय ड्रीम, क्योंकि कहते हैं कि संगे शक्ति कलयुगे, ठीक है? इसका मतलब है कलयुग में संग ही शक्ति है, यूनिटी ही शक्ति। तो ये इट इज करेक्ट फॉर एवरीवन। तो मेरा ये रिस्पेक्ट, मतलब मेरी ये अपील है और ये मेरी इच्छा भी है कि जो भी ये कॉमन चीज है, जैसे मान लीजिए कि आपका अल्मा मैटर कॉमन चीज है, अल्मा मैटर बहुत बड़ी चीज होती है कि बिकॉज ऑफ दैट अल्मा मैटर यू आर एक्चुअली व्हाट यू आर टुडे। So everyone should come with the same on the same platform, and eBlast you have created is a very very good thing. और मैं चाहता हूँ और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे पुराने टीचर्स हैं या जो हमारे LLM से किस तरह से लोग जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के वो हैं स्टूडेंट हैं, वो सारे इससे जुड़ें और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। बस इंटरेक्शन में जो एक सबसे बड़ी जो आजकल खराबी आ गई है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ना लाएं। अपने इनोवेटिव और अपने कॉलेज के लिए आप क्या कर सकते हैं, या कॉलेज के क्या मेमोरीज हैं आपके लोगों के साथ, अच्छी मेमोरीज सेटल जहाँ तक हो सके उसको शेयर करें, ना कि कई बार निगेटिव चीजें होती हैं, तो निगेटिव चीजों को जितना आप सामने लाएंगे उतना आपकी निगेटिविटी बढ़ेगी। तो पॉजिटिव चीजों को सामने लाएं कि किस सीनियर ने आपकी मदद की, कैसे आपने पढ़ाई की, कैसे कहाँ पे आपकी हार्डशिप की, कैसे आप उसको ओवरकम आपने किया, इस तरह की चीजें लाएं, एक दूसरे से लोग सीखें। और जो हमारे डॉक्टरों में एक बहुत बड़ी जो समस्या है कि हम लोग खर्च करना अपनी जेब से नहीं जानते हैं, वो खर्च करना सीखें।
जब खर्च करना सीखेंगे तभी कॉलेज के लिए कुछ करेंगे। बिल्कुल क्योंकि ये डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डॉक्टर लोग जो हैं वो अपनी जेब से पैसे निकालते हैं। तो पैसा निकालने लोग सीखें, ये भी मेरी अपील है कि पैसा लोग निकालना सीखें, क्योंकि पैसे कुछ पैसे का केवल ये उपयोग अच्छा है कि आप अपने ऊपर कितना खर्च कर सकते हैं और आप अपने जिसने आपको बनाया है उसके लिए ऊपर कितना खर्च कर सकते हैं। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी समझ से सभी लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। इस बात से आपने अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और इस पे सब लोग रहेंगे तो कभी कभी हम लोग टीचर्स जो हैं वो भी याद किए जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत मेरे ख्याल सॉलिड अपील गई आपकी तरफ से। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पारुल मैम, ये आई थिंक वी नीड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि सर की तरफ से आएगा तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल 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 सर, हमारी जो ओसा है, ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन, आपने देखा है काफी बड़ी और काफी अच्छी एल्यूमिनाई है। आपने बाकी कॉलेजेस से भी कंपेयर किया और आई रिमेम्बर जब हमारे 97 बैच का ओसा हुआ लास्ट ईयर, यू वर रियली हैप्पी। आपने कहा कि ऐसा मैं एल्यूमिनाई एसोसिएशन यूजुअली नहीं देखा है मैंने पहले। तो सर ये बताइए कि हम अपनी इस एल्यूमिनाई के थ्रू हाउ कैन वी मेक थिंग्स बेटर, और या हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं अपना एल्मा मैटर के लिए, हमें और क्या करना चाहिए, आप हमें बताइए। देखिए ऐसा है कि जो हमारी जो एल्युमिनाई होती है उसका जो बेसिक पर्पस होता है कि टू पुट योर टू रेज योर ब्रांड ऑफ LLRM एट ए हायर लेवल, जो कि जहाँ पे जो कहीं नहीं है वो यहाँ पे हो। बेसिकली इसका मतलब ये होता है बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट कर देती है, तो उनमें आपको वहाँ पे ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है जहाँ पे कि उसको उसका स्कोप है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी था कि यहाँ पे एक गेस्ट हाउस बन सकता था नाम से, समाउ नहीं हो पाया, फिर अल्टीमेटली मैंने कुछ एफर्ट करके इस बार हमने सैंक्शन करा लिया उसको, तो वो सैंक्शन हो जा रहा है। आपने जैसे यहाँ का सबसे बहुत बढ़िया जो चीज है जो और मैंने कहीं नहीं देखी, वो जो आपका स्टेडियम है, आई थिंक दैट इज यूनिक थिंग व्हिच एल्युमिनाई हैज डन। आई थिंक you people all are commendable and I should congratulate you all for having that। तो वो एक बहुत चीज है। एक चीज और अच्छी है जो काफी कुछ हम लोगों ने यहाँ पे करा दिया, कुछ एल्युमिनाई का मदद भी की ने कि हम लोगों ने सारे हॉस्टल्स में स्टडी रूम बनवाए हैं, एयर कंडीशन सारे बने। एक में वो बना हुआ है, एक बॉयज हॉस्टल में हमारा जिम बना हुआ है। एक हमारी समझ से एक बहुत अच्छी चीज जो कर सकते हैं आप लोग, एक अपने एल्युमिनाई के नाम से एक यहाँ पे जिम्नाजियम बनवा दीजिए, एक जिम्नास्टिक बनवा दीजिए यहाँ पे, एक बिल्डिंग अपने एल्युमिनाई के नाम से बनाइए और उसमें जो है सारी तरह के वो रखिए। उसमें जो है आप जैसे आपके पास आउटडोर का तो बहुत अच्छा स्टेडियम है, इंडोर वाला उतना अच्छा नहीं है, तो उसी में इंडोर स्टेडियम और एक जो है आप जिम्नाजियम, ये चीजें आप बनवाएंगे तो आपके स्टूडेंट को डायरेक्ट फायदा होगा। ठीक है, बाकी चीजें गवर्नमेंट कर लेती है बीच में, जैसे बीच में आप कर सकते हैं कि भाई कभी स्टूडेंट को कुछ आपको स्पॉन्सर करिए, जैसे आप नितिन वहां बैठे हुए हैं या आपके और कंट्री बैठे हुए हैं, तो यहाँ से अच्छे स्टूडेंट्स को किसी मैकेनिज्म से पिकअप करिए और उनको जो है ट्रेवलिंग फेलोशिप दिलवाइए, स्कॉलरशिप दिलवाइए, यहाँ बच्चों को बाहर जाएं। तो देखिए ऐसा ना, बाहर जाना केवल इसलिए नहीं होता कि उसमें आप पैसे कमाते हैं, नौकरी करते हैं। बाहर जाने का मतलब ये कि आप कम से कम बाहर चीज दुनिया देखते हैं, उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी जो है वो विजन होता है, आउटलुक में चेंज है, आउटलुक में आप जो आउटलुक आपका चेंज होता है। मुझे लगता है कि जो मेरा ग्रोथ हुई है वो शायद इसीलिए हुई है क्योंकि मतलब हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा आई अच्छा सेंटर हो जहाँ पे मैंने काम नहीं किया है, मैं जहाँ पे नहीं गया हूँ। बाहर आप में बहुत सारी कंट्री घूमा हूँ, जब जाता हूँ तो मैं वहाँ के भी आई हॉस्पिटल देखता हूँ या इंस्टीट्यूट देखता हूँ, तो उससे आपको विजन बनता है। एक बात तो वही आपका आउटलुक चेंज होता है। दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी आपको ये नहीं आता कि मैं बहुत 30 मार खाऊं, क्योंकि आपने इतने लोगों को देखा हुआ है लोगों को, तो आपको समझ जाएगा कि हमसे बहुत बड़े ऊपर लोग बैठे नहीं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोगों को अपने धरातल पे रखना उसका काम है, और एक आपका विजन ब्रॉडन होना, फॉरवर्ड होना कि भाई कहीं भी कोई चीज अच्छी, कोई कहीं चीज थी, तो जब भी आपको मौका मिलेगा तो वो चीज आप इनकॉर्पोरेट करते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ है, इसी तरह से मैंने भी धीरे धीरे सीखा है। तो हमारी समझ से ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है कि आप लोग कुछ ऐसा फंड इकट्ठा करिए, उस फंड से या ऐसा कर दीजिए कि भाई जो आदमी जिस कंट्री में जाएगा उसको वहां का जो एल्युमिनी है वो इसको स्पॉन्सर करेगा, बिल्कुल
अच्छा सर, ई ब्लास्ट का पर्पस जो है वो यही है, ई ब्लास्ट जो फोरम हमने क्रिएट की है बेसिकली वो मेंटरशिप, गाइडेंस, लोगों को बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज, इवन जो है हमको सजेशन आया कि इसमें जो है आप मैरिज के लिए भी जो कुछ वो रखें, क्योंकि डॉक्टर्स के बच्चे जो है वो उनको जो है आप कनेक्ट कर सकते हो इससे, मतलब ऐसे क्रिएटिव। तो हम लोगों ने वेबसाइट डेवलप की है सर, वी आर वर्किंग ऑन दैट, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म और वी हैव वेरी ब्रॉड विजन। जो आप बात कर रहे हैं ये जो है पार्ट है हमारे विजन का। गुड। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब आप इसको थोड़ा सा ब्रॉडन करिए और बहुत लोगों को फायदा होता है। ऐसा नहीं, मतलब देखिए बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गांव से आते हैं बेचारे हमारे जैसे, और उनको कुछ नहीं पता होता यहाँ पे नहीं, और वो पढ़ने बहुत अच्छे हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो अगर उनके घर वाले इस पोजीशन में नहीं है तो आपके जो कोलीग्स हैं, आपके सीनियर हैं, वो उनको अपॉर्चुनिटी देंगे। बिल्कुल। अगला सवाल श्वेता, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और जो है हमारा बैच क्योंकि इन्वॉल्व है तो सवाल हो जाए सर से। काफी कुछ कवर हो गया है वैसे नितिन इसमें से, मुझे लगता है। हम लोग पूछना चाहेंगे कि जैसे ओसा 2023 हमारा बैच कर रहा है, 98 बैच कैंपस में वापस आ रहा है, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी ओसा एग्जीक्यूटिव कमेटी से या ऑर्गेनाइजर्स से? नहीं देखिए ऐसा है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं, ठीक है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप एंजॉय करो, आप अच्छा काम करिए, अच्छा एंजॉय करिए, आपके लोग आए, कोलीग मिल आए, और जो हमारी तरफ से आपको चाहिए वो बताइए, वो आई एम रेडी टू डू दैट। सर आपका पूरा सपोर्ट है, सबको कहती हूं। और जो है उसके बाद मतलब मेरा ये भी कहना है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे बहुत सारी जो एक्सपेंडिचर है आप लोग बहुत वेस्ट करते हैं, मैंने देखा बहुत वेस्टेज, बहुत ज्यादा वेस्टेज होती है। उन वेस्टेज को बचाइए, उसको थोड़ा सा, उसमें आपको थोड़ा सा उसको करना चाहिए, मतलब उसकी जो लॉजिकल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, और साथ में जो बचता है उसको आप यहाँ पे जो लोगों के भलाई में या आपके जूनियर्स की भलाई में आप उसको खर्च करिए, है ना। इसमें बिल्कुल सर। श्वेता, हमें जो है सर से जो है पूरी फुल कहते हैं ना 100%, 110% सपोर्ट है सर का हमारे साथ। तो मैं अगला सर आखिरी, क्योंकि हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं, आखिरी सवाल ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से सर आप सारे जो एल्यूमनाई हैं, जो टीचर्स हैं, सबको एक अपील करें कि इस ओएसए 2023 में जो कि कॉलेज में वापस आ रहा है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोग जो है शामिल हों। नहीं, मेरी अपील तो है ही है, मेरी अपील तो है ही है। और मैं तो पिछली बार, आपको याद होगा शायद, पिछले 97 भी मैंने वहीं से बोला था, 97 बैच के लिए भी मैंने स्टेज से बोला था कि भाई मुझे यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, इस फंक्शन को कॉलेज में होना चाहिए। तो आप सब लोग जितने भी एल्युमनाई हैं सबको कॉलेज में आना चाहिए, और यू शुड रिलीज योर मेमोरीज ऑफ योर कॉलेज डेज। और 98 बैच जो ये आपका आगाज हुआ है, ये आगाज इतना जब शानदार है कि मुझे लगता है कि ये कुछ अलग टाइप का होने वाला है, कुछ some record, something recordable will happen. Thank you so much. Wish you best of luck. बिल्कुल, थैंक यू सो मच। पूरे 98 बैच की तरफ से थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप हमारे फोरम पे आए और आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और पारुल मैम, आपने आज जो है कानपुर से अपना जो है टाइम दिया हमको, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और श्वेता तो बैचमेट है, इसको धन्यवाद कहना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी धन्यवाद श्वेता।